नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल जो मैंने एक उर्दू का पेपर हल करवाया था वो पूरा नहीं हो पाया था। सिर्फ 53 क्वेश्चन हो पाए थे और उस पेपर में 120 क्वेश्चन थे। तो जो बाकी बचा क्वेश्चन था वो मैं आज पूरा करवा रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है, ये लेक्चरर का पेपर है। ये आपके टीजीटी पीजीटी में भी काम आ सकता है, जीआईसी में भी काम आएगा और साथ ही साथ एलटी ग्रेड जो निकलता है उसमें भी काम आएगा। बहुत ही अहम पेपर है। तो 53 क्वेश्चन कल हुआ था, उसके आगे का क्वेश्चन मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा। चूँकि ज़्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, 53 से मुझे 120 तक करवाना है, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, थोड़ा तेज़ी से करवाने की कोशिश करूंगा। आप लोग देखिए, वीडियो कई बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है कि वली दक्कनी की ज़ुबान क्या है। सिलेबस भी बिल्कुल जीआईसी की तरह है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक आध छोड़ करके जीआईसी के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मेरा करवाना इसीलिए ज़रूरी था। वो पूछा गया है कि वली दक्कनी की ज़ुबान क्या है। पहला ऑप्शन है कदीम उर्दू, दूसरा है कदीम उर्दू दक्कनी, तीसरा है जदीद उर्दू और चौथा है साथियों तीनों। तो इन चारों ऑप्शंस में देखिए वली दक्कनी की ज़ुबान क्या है। आप सभी लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा वली दक्कनी की ज़ुबान क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कदीम उर्दू नहीं है, जदीद उर्दू नहीं है, तीनों हो ही नहीं सकता। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 कदीम उर्दू दक्कनी। कदीम उर्दू दक्कनी, तो वली दक्कनी की ज़ुबान कदीम उर्दू दक्कनी है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये 55वां सवाल देखिए, शराब शौक में सरशार हैं हम। देखिए, शराब शौक में सरशार हैं हम, वली के इस मिसरे में सरशार से क्या मुराद है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम से मज़ा आ गया बिल्कुल इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। शराब शौक में सरशार हैं हम, वली के इस मिसरे में सरशार से क्या मुराद है। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है मस्त, दूसरा है मुसरत, तीसरा है गमज़दा, चौथा है सोगवार। तो चारों ऑप्शन को देखिए साथियों और बताइए कि जो सरशार लिखा है इससे क्या मुराद है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो सरशार है उससे मुराद है मस्त, क्योंकि मैंने पहले ही आपको एक हिंट दे दी थी कि बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसलिए आप पहला ऑप्शन जो है, तो मैंने आपको हिंट पहले ही दे दिया था कि बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है मस्त, जो सरशार लिखा हुआ है ना, इसका जो है मुराद इससे मस्त है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसाअत को पा सके। देखिए, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसाअत को पा सके। मीर दर्द के इस शेर में अर्ज़ो शमा से क्या मुराद है। ये भी जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ गया बिल्कुल। कि अर्ज़ो शमा कहाँ तेरी वसाअत को पा सके, मीर दर्द के इस शेर में अर्ज़ो शमा से क्या मुराद है। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है जन्नत व दोज़ख, दूसरा ऑप्शन है दुनिया व माफिया, तीसरा ऑप्शन है ज़िंदगी और मौत, चौथा ऑप्शन है ज़मीन व आसमान। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल ज़मीन को आसमान से मिला देती है। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बिल्कुल 4 सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है ये कि एकदम से ज़मीन और आसमान एक कर देती है। कहने का मतलब ये है, मैंने याद करवाने के लिए आपको ऐसा कह दिया कि आपको याद हो जाए कि अर्ज़ो शमा मतलब क्या होता है। इस जो है इस अशार में जो अर्ज़ो शमा है इससे मुराद क्या है, इससे मुराद है ज़मीन और आसमान। तो अगले सवाल पे चलते हैं। खुदाए सुखन किसे कहा जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। खुदाए सुखन किसे कहा जाता है। देखिए, खुदाए सुखन की सभी लोग जानते होंगे, लगभग सभी लोग जानते होंगे। पहला ऑप्शन है मीर दर्द, दूसरा ऑप्शन है मीर तकी मीर, तीसरा खाने आरजू और चौथा गालिब। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस ऑप्शन का इस जो सवाल का जवाब मैं बता दूं आपको। जो मीर तकी मीर हैं इन्हीं को खुदाए सुखन कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगले सवाल पे चलते हैं। मीर के ज़माने में आगरा शहर का क्या नाम था? मीर के ज़माने में आगरा शहर का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है फैसलाबाद, दूसरा ऑप्शन है शिकोहाबाद, तीसरा ऑप्शन है शाहजहांबाद और चौथा ऑप्शन है अकबराबाद। तो मैं आपको बता दूं कि जो मीर का ज़माना था, जब मीर का ज़माना था उस समय आगरा का नाम क्या था? आगरा का नाम उस समय अकबराबाद था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मोइन हसन जज़्बी के शेरी मजमूए का नाम बताइए। मोइन हसन जज़्बी के शेरी मजमूए का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है दस्ते सबा, दूसरा अफकार, तीसरा अमेज़ और चौथा फिरोज़ा। तो मोइन हसन जज़्बी जो हैं इनके शेरी मजमूए का क्या नाम है साथियों? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको पता ना हो तो फिरोज़ा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 फिरोज़ा। अगले सवाल पे चलते हैं कि जज़्बी का ताल्लुक़ किस दौर से है? जज़्बी का ताल्लुक़ किस दौर से है? पहला ऑप्शन है जदीद दौर, दूसरा है माबाद जदीद दौर, तीसरा है तरक्की पसंद दौर और चौथा है सर सैयद दौर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जज़्बी थे उनका जो है दौर था तरक्की पसंद तहरीक का दौर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है साथियों, प्रश्न लगभग आज ज़्यादा हैं, कल से भी ज़्यादा हैं, इसलिए जो है थोड़ा तेज़ हम चल रहे हैं। कसीदा का पहला जज़्बा कौन सा है? कसीदा का पहला जज़्बा कौन सा है? पहला ऑप्शन है गुरेज, दूसरा है मदाह, तीसरा है तशबीब, चौथा है हुस्न मतला। तो आप सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, 90% लोग लगभग, कि कसीदा का पहला जज़्बा कौन सा है। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो तीसरा है तशबीब, यही पहला है। कसीदा का पहला जज़्बा यही है तशबीब। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा अखबार निकाला था? सभी को पता होगा। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा अखबार निकाला था? पहला अल हलाल, दूसरा तहज़ीबुल अखलाक, तीसरा अवध पंच, चौथा मखज़न। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैसे आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो तहज़ीबुल अखलाक है ये सर सैयद अहमद खान का अखबार है। और कौन सा अखबार है? सर सैयद अहमद खान ने इस अखबार को निकाला था इन चारों में से, तहज़ीबुल अखलाक। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। मानी एतबार से किस सनफ़ का शेर मुकम्मल अकाई की हैसियत रखता है? कौन सा शेर मुकम्मल अकाई की हैसियत रखता है? पहला है मशनवी, दूसरा गज़ल, तीसरा कसीदा और चौथा नज़म। 63वां सवाल। तो जो 63वां सवाल है साथियों कि कौन सा ऐसा जो है मानी एतबार से कौन सा सनफ़ ऐसा है जो मुकम्मल अकाई की हैसियत रखता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गज़ल है ये मुकम्मल अकाई की हैसियत रखता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते चलिए, समझते चलिए, और जब 2-3 बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। भूलिएगा नहीं साथियों, ये आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि भूलिएगा नहीं तो मेरा सारा टेस्ट कराने का मतलब सब बेकार हो जाएगा। और एक गुजारिश आपसे और भी है कि साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जिन भाई बहनों ने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जो दूर गांव में रहते हैं जो दोस्त, उनके पास शेयर करें ताकि वो भी इस तैयारी का फ़ायदा उठा सकें। तो अगला क्वेश्चन है, नावल किस ज़बान के लफ्ज़ से निकला है? आप सभी लोग जानते होंगे, नावल जब पढ़ाया था हमने तब बताया था कि नावल किस ज़बान से के लफ्ज़ से निकला है। क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे नावल तो हमने बताया था आपको, पहला अंग्रेज़ी, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा अरबी और चौथा अतालवी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नावल है साथियों वो अतालवी ज़बान से निकला है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये आपके टीजीटी, पीजीटी, चाहे एलटी हो, चाहे जीआईसी का ही पेपर क्यों ना हो, जीआईसी के पेपर चूँकि सिलेबस पूरा 19-20 का फ़र्क है, बस सिलेबस पूरा लगभग वही है और लेवल भी अच्छा है इसका, लेक्चरार का पेपर है, तो आप इसको हल करिए। मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा दिल्ली, तीसरा लखनऊ, चौथा लाहौर। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि मीर का जो है वो इंतकाल कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था।
इंतकाल मीर का लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से सूफी शायर कौन है? इनमें से सूफी शायर कौन है? तो ऑप्शन देखिए साथियों, गालिब, मोमिन, सौदा और मीरदर्द। तो इनमें से जो सूफी शायर हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सूफी शायर हैं वो मीरदर्द हैं। मीरदर्द को सूफी शायर कहा जाता है। फिलहाल ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में सूफी शायर मीरदर्द ही हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ड्रामा इंद्रसभा। ड्रामा इंद्रसभा का सने तसनीफ़ क्या है? कब इसको तसनीफ़ किया गया? तसनीफ़ कब किया गया? देखिए 1852 में किया कि 1850 में किया गया कि 1854 में किया गया कि 1856 में किया गया? तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं जानते हैं उनके दिमाग में बात आ जाएगी कि ड्रामा जो इंद्रसभा है उसका सने तसनीफ़ क्या है। मैं आपको बता दूं साथियों कि ड्रामा जो इंद्रसभा है उसका तसनीफ़ 1850 ईस्वी है। 1850 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। पूछा है कि इनमें से कौन सी नज़म नून मीम राशिद की है? इनमें से कौन सी नज़म नून मीम राशिद की है? पहला है भूखा है बंगाल, दूसरा है सबा वीरा, तीसरा है आवारा, चौथा है तन्हाई। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो नून मीम राशिद की गज़ल है, नून मीम राशिद की गज़ल है जो गज़ल सॉरी साथियों, नून मीम राशिद की जो नज़म है, नज़म की बात हो रही है, नून मीम राशिद की जो नज़म है साथियों वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, सबा वीरा। ये नून मीम राशिद की नज़म है। आप किताब उठा के देख लें। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मैं जो भी क्वेश्चंस हल करवाता हूँ आपको बिल्कुल सही सही जवाब करवाता हूँ। ये अलग बात है कहीं भूल जाएं तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी में जितने भी आंसर बताता हूँ सारे आंसर सही रहते हैं। तो नून मीम राशिद की जो नज़म है वो सबा वीरा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 69वां सवाल है कि आमद किस सनफ़ का जज़ो है? आप सभी लोग जानते होंगे, मेरे ख्याल से, जहाँ तक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों में से 95% या 98% लोग जानते होंगे कि आमद किस सनफ़ का गज़ल है। तो मैं आपको बता दूं, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, मरसिया का है कि कसीदा का है कि नज़म का है कि मसनवी का है। मैं आपको बता दूं साथियों कि जो आमद है वो मरसिया का जज़ो है। किसका? मरसिया का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता किसे कहते हैं? बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चंस पूछा गया है इसमें। मक्ता किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है गज़ल का पहला शेर, दूसरा है गज़ल का सबसे अच्छा शेर, तीसरा है वह शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो, और चौथा है वह शेर जो मतला के बाद आए। तो इसमें देखिए साथियों, चारों में से ये भी आपको पता होगा, आपने मतला और मक्ता सब कुछ पढ़ा है। तो मक्ता किसे कहते हैं? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वह शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो उसे मक्ता कहते हैं। शायर जिस शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? उसे मक्ता कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। कसीदा किन लोगों की एजाद है? कसीदा किन लोगों की एजाद है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है मसरियों की, दूसरा है अरबों की, ये मिस्र के लोगों की है। पहला ऑप्शन है मिस्रियों की, दूसरा है अरबों की, तीसरा ईरानियों की और चौथा है हिंदुस्तानियों की। तो जो कसीदा है, कसीदा जब हमने पढ़ाया था तब उस समय बताया था, क्लास में बताया था कि कसीदा कहाँ से निकला। तो कसीदा कहाँ से ये निकल कर आया है मैं आपको बता दूं साथियों, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। मिस्रियों की, मतलब ये मिस्र की कह रहा है कि मिस्र की है कि अरबों की है कि ईरानियों की है कि हिंदुस्तानियों की है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो कसीदा है वो अरब से आया है। कहाँ से? अरब से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो अगला सवाल है साथियों, अगले पेज पे कह रहा है कि ज़ौक़ का पूरा नाम क्या था? आप सभी लोगों ने पढ़ा है, इसको हमने खुद पढ़ाया है कि ज़ौक़ का पूरा नाम क्या था। पहला ऑप्शन है शेख इमाम बख्श, दूसरा है शेख मोहम्मद इब्राहिम, तीसरा है शेख इब्राहिम मोहम्मद और चौथा है मोहम्मद इब्राहिम शेख। तो जो ज़ौक़ थे, मैं आपको बता दूं साथियों कि ज़ौक़ का पूरा नाम क्या था? शेख मोहम्मद इब्राहिम। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए
अगला सवाल कह रहा है किस शायर को उर्दू शायरी का बाबाए आदम कहा जाता है? किस शायर को उर्दू शायरी का बाबाए आदम कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वली, दूसरा है मीर, तीसरा है गालिब, चौथा है इकबाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, वली, मीर, गालिब, इकबाल। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो वली हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? बाबाए आदम कहा जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? सभी लोगों ने पढ़ा है इसको, हमने खुद पढ़ाया है, मुझे याद है। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? पहला आगरा, दूसरा दिल्ली, तीसरा लखनऊ, चौथा पटना। मैं आपको बता दूं साथियों कि जो नज़ीर अकबर आबादी हैं उनकी पैदाइश, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। कहाँ? दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। शायर मशरिक किसे कहा जाता है? शायर मशरिक किसे कहा जाता है? इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब साथियों कि आपको बिल्कुल इस प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए। आपको बिल्कुल इस प्रश्न पत्र को बिल्कुल हल करना चाहिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, चाहे जीआईसी हो। हर प्रश्न पत्र में यहाँ से सवाल आपको मिल सकते हैं, मेरा ये दावा है बिल्कुल। तो 75वां सवाल है कि शायर मशरिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है इकबाल, दूसरा है फैज़, तीसरा है हसरत, चौथा है जोश। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो इकबाल हैं, इकबाल इन्हीं को शायर मशरिक कहा जाता है और ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। कहता है चांद तारों का बन किसकी मशहूर नज़म है? आप सभी लोग जानते होंगे चांद तारों का बन किसकी मशहूर नज़म है। पहला ऑप्शन है अख्तरुल ईमान, दूसरा फैज़, तीसरा मिजाज, चौथा मखदूम। तो मैं आपको बता दूं साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और जिन लोगों को पता होगा वो टिक कर चुके होंगे। मखदूम आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है मीर अनीस की शिनाख्त किस सिनफ से है? मीर अनीस की शिनाख्त किस सिनफ से है? आप सभी लोग जानते हैं कि मीर अनीस की जो शिनाख्त है वो कहाँ किस सिनफ से है? मरसिया से है। सभी लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है तंजर व मिजाह का शायर कौन है? तंजर व मिजाह का शायर कौन है? पहला हाली, दूसरा अकबर इलाहाबादी, तीसरा नून मीम राशिद, चौथा इकबाल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो अकबर इलाहाबादी हैं ये तंजर व मिजाह के शायर कहलाते हैं। ठीक। अगला सवाल है नक्श फरियादी है किसकी शौखी तहरीर का, कागजी है पीरहन हर पे करे तस्वीर का। फिर से इस लाइन को पढ़िए कि नक्श फरियादी है किसकी शौकी तहरीर का, कागजी है पीरहन हर पे करे तस्वीर का। तो पूछ रहा है मज़कूरा बाला शायर किसके दीवान का पहला शायर है? तो आप सभी लोग जानते होंगे बहुत ही मशहूर ये अशार दोनों लिखे हुए हैं कि नक्श फरियादी है किसकी शौकी तहरीर का, कागजी है पीरहन हर पे करे तस्वीर का। आप सभी लोगों को पता होगा साथियों कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो शेर है ये किसके दीवान का पहला शेर है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है गालिब के दीवान का पहला शेर है। गालिब के दीवान का पहला शेर है गालिब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं ज़्यादा समय ना बिताते हुए क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है। आगे है तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। बहुत ही मशहूर है, मज़ा आ गया बिल्कुल। इस क्वेश्चन को इस पेपर को हल करने के बाद बिल्कुल मन में तसल्ली आ गई। देखिए तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। पूछ रहा है मज़कूरा बाला शायर किस शायर का है? किस शायर का है? पहला है मीर, दूसरा है गालिब, तीसरा है दर्द और चौथा है मोमिन। तो इस सवाल का आंसर आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा साथियों। जो मोमिन हैं इन्हीं का ये शेर है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है जिस सनफ़ में माफ़ौकुल फितरत अनासिर का जिक्र होता है उसे क्या कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि जिस सनफ़ में माफ़ौकुल फितरत अनासिर होता है उसे क्या कहते हैं? आप सवाल नंबर 81। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं साथियों कि दास्तान जिसमें होता है माफ़ौकुल फितरत अनासिर मतलब जादुई और जिन्न और परी ये किस में होते हैं? ये दास्तान में ही तो होते हैं, हमने पढ़ाया है आपको। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि मसनवी के लघवी माना क्या है? पूछ रहा है मसनवी के लघवी माना क्या है? तो मतन, दूसरा तारीफ़ करना और तीसरा दो और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मसनवी के लघवी माना मैंने आपको बताया है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मसनवी का लघवी माना होता है ये दो के होते हैं। ठीक,
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। दबीर का पूरा नाम क्या था? बहुत ही आसान सवाल है ये। दबीर का पूरा नाम क्या था? पहला है मीर अमानत अली, दूसरा है अली सलामत, तीसरा है अली अमानत, चौथा है मिर्ज़ा सलामत। तो मैं आपको बता दूं साथियों, वैसे भी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, बहुत ही आसान है ये, मिर्ज़ा सलामत। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है बागो बहार कहाँ तसनीफ़ हुई? बागो बहार कहाँ तसनीफ़ हुई पूछ रहा है। पहला है हैदराबाद, दूसरा है मैसूर, तीसरा कलकत्ता और चौथा पटना। मैं आपको बता दूं कि जो हैदराबाद है, जो बागो बहार है साथियों, जो 86वां क्वेश्चन है, जो बागो बहार है वो कलकत्ता में जो है तसनीफ़ हुई। बागो बहार कलकत्ता में तसनीफ़ हुई। अगला सवाल है गुजरा हुआ ज़माना किसका मजमून है? गुजरा हुआ ज़माना किसका मजमून है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, 2 है नज़ीर अहमद, 3 है सर सैयद अहमद खां और 4 है हाली। तो जो गुजरा हुआ ज़माना है ये किसका मजमून है? मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो है सर सैयद अहमद खां का मजमून है। गुजरा हुआ ज़माना सर सैयद अहमद खां का मजमून है, इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला सवाल है उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? पहला फारसी, दूसरा अरबी, तीसरा तुर्की, चौथा हिंदी। मैं आपको बता दूं कि जो उर्दू है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है कि फहश निगारी का मुकदमा किस पर चला? आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने पढ़ाया भी है इसको, मुझे याद है अभी तक। फहश निगारी का मुकदमा किस पर चला? पहला फिराक, दूसरा मंटू, तीसरा मुमताज़, मुफ्ती और चौथा कृष्णचंद्र। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो फहश निगारी का मुकदमा चला था वो मंटू के ऊपर चला था, मैंने पढ़ाया है आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले पेज पे इसी के साथ। तो अगले पेज पे देखिए, पहला सवाल है नासिक का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? नासिक का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से पूछ रहा है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, दबिस्तान रामपुर, दूसरा है मंटक दबिस्तान अजीमाबाद और तीसरा है दबिस्तान दिल्ली और चौथा है दबिस्तान लखनऊ। तो जो नासिक थे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो नासिक थे ये दबिस्तान लखनऊ के थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दबिस्तान लखनऊ। बाकी और सब छोड़ दीजिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। दबिस्तान लखनऊ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो अगला सवाल है कि शाहीन का इस्तारा किस शायर ने इस्तेमाल किया है? शाहीन का इस्तारा किस शायर ने इस्तेमाल किया है? पहला जोश, दूसरा फैज़, तीसरा इकबाल और चौथा मखदूम। मैं आपको बता दूं साथियों, आपको बता दूं, याद रखिएगा कि भूलिएगा नहीं, जो शाहीन का इस्तारा है ये इकबाल ने इस्तेमाल किया है। किसने? इकबाल ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवालों की संख्या ज़्यादा है इसलिए मैं तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। बागो बहार के असलूब के बारे में मीर अमन ने क्या कहा? ये मीर अमन ने जो कहा है, इनका आरो ख्यालात के बारे में पूछ लिया गया है कि बागो बहार के असलूब के बारे में मीर अमन ने क्या कहा। पहला ऑप्शन है रोज़मर्रा की ज़ुबान में जैसे कोई बातें करता है, दूसरा है सलीश और शगुफ्ता, तीसरा है मुफ्ती और मक्ता और मकफ़ा और मस्जा, चौथा है नश्र आरी। तो जो बागो बहार के असलूब के बारे में मीर अमन ने कहा था साथियों, मीर अमन ने ये कहा था कि रोज़मर्रा की ज़ुबान में जैसे कोई बातें करता हो। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है, बाकी गलत है, बाकी ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, रोज़मर्रा की ज़बान में जैसे कोई बातें करता हो। अगला सवाल है कलीमुद्दीन अहमद का खाका निगार कौन है? कलीमुद्दीन अहमद का खाका निगार कौन है पूछ रहा है। पहला मंटू, दूसरा अहमद जमाल पाशा, तीसरा शाहिद अहमद देहलवी, चौथा रशीद अहमद सिद्दीकी। तो जो कलीमुद्दीन अहमद हैं उनका खाका निगार साथियों, मैं आपको बता दूं कि कलीमुद्दीन अहमद का खाका अहमद जमाल पाशा ने लिखा था, अहमद जमाल पाशा ने लिखा था। यही ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं तो आप लोग भटक जाते हैं। कलीमुद्दीन अहमद का खाका अहमद जमाल पाशा ने लिखा था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं कि शेर के दूसरे मिसरे में बार बार आने वाला लफ्ज़ क्या होता है? पूछ रहा है कि क्या कहलाता है। शेर के दूसरे मिसरे में जो लफ्ज़ बार बार आता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है रदीफ़,
दूसरा काफिया, तीसरा बहर, चौथा ज़मीन। मैं आपको बता दूं साथियों, जो शेर के दूसरे मिसरे में, शेर के दूसरे मिसरे में जो बार बार लफ्ज़ आता है शेर के दूसरे मिसरे में, उसको मैं आपको बता दूं, उसको रदीफ़ कहा जाता है। शेर के दूसरे मिसरे में जो बार बार लफ्ज़ आता है उसको रदीफ़ कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि टेस्ट को 2 बार 3 बार 4 बार करिए। मैंने कई टेस्ट करवाए हैं। आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ अलग अलग फ़ोल्डर आपको मिलेंगे। तो एक फ़ोल्डर उर्दू GIC उर्दू टेस्ट के नाम से मिलेगा। तो टेस्ट के नाम से उसको जब खोलेंगे तो आपको कई सारे टेस्ट 13-14 टेस्ट मिलेंगे। वो सारे टेस्ट आप करते रहिए, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। अगला सवाल है, वह सिनफ जिसमें किसी की मदह या बुराई की जाती है क्या कहलाती है? वह सिनफ जिसमें किसी की मदह या बुराई की जाती है, मतलब किसी की तारीफ़ या बुराई की जाए, उसको क्या कहते हैं? पहला गज़ल, दूसरा कसीदा, तीसरा रवाई और चौथा मसनवी। इस क्वेश्चन का आंसर 90% लोगों को आता होगा, मुझे यकीन है। फिर भी मैं बताऊंगा कि जो है वह सिनफ जिसमें किसी की मदह या बुराई की जाती है उसे कसीदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कसीदा। अगला सवाल है, मर्सिया अरबी के किस लफ्ज़ से मुश्तिक है? मर्सिया अरबी के किस लफ्ज़ से मुश्तिक है? पहला ऑप्शन है रिसा, दूसरा रिसा, तीसरा बका और चौथा हज़ा। मैं आपको बता दूं साथियों कि जो मर्सिया है वो अरबी के रिसा लफ्ज़ से मुश्तिक है, अरबी के रिसा लफ्ज़ से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। अगला सवाल है, उर्दू के इब्तदाई नावल निगारी में सबसे मशहूर नाम कौन सा है? उर्दू के, ये इब्तदाई है, यहाँ अलिफ होना चाहिए। उर्दू के इब्तदाई नावल निगारी में सबसे मशहूर नाम कौन सा है? डिप्टी नज़ीर अहमद है कि रतन सरसार है कि राशिदुल खैरी है कि अहमद अब्बास है? मैं आपको बता दूं कि उर्दू के इब्तदाई नावल में जो नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद, यही नाम सबसे मशहूर है उर्दू के इब्तदाई नावल निगार में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला है, खाका दोज़खी का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका मुसन्निफ़ मैंने आपको पढ़ाया है। ये खाका जो दोज़खी है, इसमें जब आपको पढ़ा रहा था तो ये जो है मैं आपको बता दूं साथियों कि जो इसमें चुगताई उन्होंने अपने बड़े भाई का खाका लिखा था दोज़खी में, अपने बड़े भाई का खाका। मुझे अभी तक याद है, मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें चुगताई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो खाका दोज़खी है इसके मुसन्निफ़ कौन है? इस्मत चुगताई। तो अगले पे चलते हैं। तुझ लब की सिफत लाल बदखसा सो कहूँगा। तुझ लब की सिफत लाल बदसखा सो कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजाला सो कहूँगा। ये जो शेर है पूछ रहा है ये किसने लिखा है, ये किसका है? तुझ लब की सिनफ लाल बदखसा सो कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजाला सो कहूँगा। तो मैं आपको बता दूं, ये शेर जो है साथियों, ये शेर किसका है? ये शेर वली का है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। वली का ही ये शेर है, वली का ये शेर है। ध्यान में रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। अगला सवाल है, ये शेर किसका है? जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ भी वही चीज़ पूछ रहा है कि नाज की इस लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब किसी है। बहुत ही मशहूर शेर है ये, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये किसका है। नहीं पता है, फिर भी अगर पता है तब भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि मीर तकी मीर का ये शेर है। क्या? नाज की इस लब के क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब किसी है। मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी की नज़मों में ज़्यादा नज़में हैं। अकबर इलाहाबादी की नज़मों में ज़्यादा नज़में हैं। तो पूछ रहा है कैसी नज़में ज़्यादा हैं? तंज़र व मिज़ा वाली हैं कि तसव्वुफ़ वाली हैं कि कौमी इक्तहाजी हैं कि चौथा मनाजिर फितरत है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो तंज़र मिज़ाह, तो यही तंज़र व मिज़ाह वाली नज़में अकबर इलाहाबादी की नज़मों में सबसे ज़्यादा हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है आदमी नामा, आपके सिलेबस में है ये कि आदमी नामा किस शायर की नज़म है। मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये कि आदमी नामा जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या था? नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन है नज़र मोहम्मद राशिद, दूसरा है नासख महमूद राशिद,
तीसरा है नईम मोहम्मद राशिद, चौथा है नज़र मोहम्मद राशिद। मैं आपको बता दूं साथियों कि जो नून मीम राशिद हैं उनका पूरा नाम नज़र मोहम्मद राशिद था, नज़र मोहम्मद राशिद था। ये नज़र मोहम्मद, ये नज़र नहीं, भूल कर भी ना लगाइएगा इसे, नज़र मोहम्मद, ये नज़र मोहम्मद राशिद। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ये शेर किसका है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन ब्रिज नारायण चकबस, दूसरा हामिदुल्ला अफसर, तीसरा इस्माइल मेरठी, चौथा शफीउद्दीन नेर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ये किसका है, ये जो इस्माइल मेरठी हैं इन्हीं का ये शेर है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, इस्माइल मेरठी का। अगला सवाल है, ज़ोक किस बादशाह के उस्ताद थे। ज़ोक किस बादशाह के उस्ताद थे। पहला ऑप्शन है शाह आलम सानी, दूसरा बहादुर शाह जफ़र, तीसरा मोहम्मद अली शाह, चौथा जहांगीर सानी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो ज़ोक थे वो बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे। मैंने इसको पढ़ाया है, मुझे याद है, ध्यान आ रहा है मुझे कि बहादुर शाह जफ़र जो थे उन्हीं के उस्ताद थे ये ज़ोक। ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला सवाल है, तेलंगाना तहरीक से किस शायर का ताल्लुक़ है। तेलंगाना तहरीक से, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आप कर डालिए। हो सकता है टीजीटी पीजीटी में दे दे, या पीजीटी में दे दे, या एलटी में दे दे, जीआईसी में तो ये नहीं है तेलंगाना तहरीक, फिर भी आप कर डालिए। पूछ रहा है तेलंगाना तहरीक से किस शायर का ताल्लुक़ है। पहला अली सरदार जाफरी, दूसरा मखदूम मोहिउद्दीन, तीसरा जिगर मुरादाबादी, चौथा फिराक गोरखपुरी। तो मैं आपको बता दूं इस सवाल का जवाब कि जो मखदूम मोहिउद्दीन है, ये मखदूम मोहिउद्दीन तेलंगाना तहरीक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बैन किस सनफ शायरी का लाजमी आंसर है। मैं आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, मरसिया, गज़ल, रबाई और कसीदा। मैं आपको बता दूं साथियों कि जो बैन है वो मरसिया का है, मरसिया का एक जज़ू है बैन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे ये पहला सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है कि ओ देश से आने वाले बता किस शायर की नज़म है। पहला है ऑप्शन अख्तर शिरानी, दूसरा फैज़ अहमद फैज़, तीसरा वहीद अख्तर, चौथा मेराजी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये सवाल है कि ओ देश से आने वाले बता किस शायर की नज़म है, तो ये अख्तर शेरानी की नज़म है, अख्तर शेरानी की। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि जगत मोहन लाल रवां किस सनफ़े शायरी में मशहूर हैं। जगत मोहन लाल, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन, मैंने कहा ना कि 19-20 का फ़र्क है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से हैं, लेकिन फिर भी 120 सवाल है। 120 सवालों में कम से कम 110 सवाल आपको आने चाहिए। ठीक है साथियों, 110 से एबव आपको आने चाहिए। सवाल ही ऐसा है कि आपने सब पढ़ा हुआ है, आपने सब पढ़ा हुआ है। तो ये सवाल पूछा गया, जगत मोहन लाल रवां किस सनफ़े शायरी में मशहूर हुए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये रबाई में मशहूर हुए थे। किसमें? जगत मोहन लाल रबाई में मशहूर हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां है, जब शेर में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो इस सनफ़ को क्या कहते हैं। जब शेर में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो इस सनफ़ को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है तज़ाद, दूसरा गलू, तीसरा तजनीस और चौथा हुस्न तालील। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो तज़ाद है यही कहते हैं। जब शेर में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसको तज़ाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, ये मिसरा किस शायर का है। मीर अनीस का है कि मोनिस का है कि मिर्ज़ा दबीर का है कि ज़मीर का है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो मीर अनीस हैं इन्हीं का ये शायर है कि शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, मीर अनीस। अगले सवाल पे चलते हैं। मुंदरजा झैल कुतुब में दास्तान कौन सी है। यानी कि पूछ रहा है कि नीचे आप जाइए, इन चारों ऑप्शन में देखिए, इनमें देखिए दास्तान कौन सी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें दास्तान कौन सी है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो ये तीसरा बागो बहार है यही दास्तान है, यही दास्तान है बागो बहार। आपने पढ़ा भी है बागो बहार, तो बागो बहार एक दास्तान है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला सवाल है, शहर में काफिया किस मकाम पर आता है? शहर में काफिया किस मकाम पर आता है? पहला रदीफ से पहले, दूसरा रदीफ के बाद, तीसरा किस्से के दरमियान, चौथा मिसरे के शुरू में। तो ये सभी आप लोग सभी जानते ही होंगे कि ये रदीफ के पहले आता है काफिया। काफिया रदीफ के पहले हमेशा आता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 120 सवाल मैं आपको करवाऊंगा। 114वां सवाल देखिए, महाभारत के तख्लीककार कौन है? महाभारत के तख्लीककार कौन है? ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर का है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन हैं जो बाहर के आ जाते हैं। ठीक है, महाभारत के तख्लीककार कौन है पूछ रहा है। 114, महाभारत के तख्लीककार कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि व्यास। आप सभी लोग जानते होंगे व्यास। इसको मैं बताने वाला नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल बाहर का क्वेश्चन है। जैसे मैंने सीटेट का नहीं करवाया था, सारे क्वेश्चन बाहर के थे, बेकार थे। अगला सवाल है, शहर में किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा हो तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है तलमी, दूसरा इस्तारा, तीसरा गुलू और चौथा तशबीया। तो जब शहर में किसी तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा होता है साथियों, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तलमी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ अवार्ड मुंदरजा झेल शायर में किसको मिला? ज्ञानपीठ अवार्ड मुंदरजा झेल शायर में किसको मिला? पहला फिराक, दूसरा जिगर, तीसरा जोश और चौथा दाग। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको भी शायद याद होगा कि जो फिराक हैं इन्हीं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बाकी किसी को नहीं मिला था। बाकी सब गलत हैं, किसी को नहीं मिला था। फिराक को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? आप सभी लोग जानते हैं कब आया? 1800 में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रेमचंद नमक का दरोगा के जरिए क्या पैगाम देना चाहते थे? प्रेमचंद नमक का दरोगा के जरिए क्या पैगाम देना चाहते थे? पहला ईमानदारी और फ़र्ज शनासी का, दूसरा अंग्रेज़ों की ग़ुलामी का, तीसरा हरामखोरी का और चौथा कुछ भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रेमचंद थे वो उन्होंने नमक का दरोगा जो लिखा था, तसनीफ़ किया था, तो उसके ज़रिए जो है वो ईमानदारी और फ़र्ज शनासी का संदेश देना चाहते थे, पैगाम देना चाहते थे। तो अगला सवाल है, इस शायर में कौन सी सनफ़ है? देखिए, बसते हैं तेरे साए में सब शेख व ब्राह्मण, बसते हैं तेरे साए में सब शेख व ब्राह्मण, और क्या है, आबाद तुझी से है यहाँ घर देर व हरम का। तो ये जो शेर है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सनफ़ है। तो मैं आपको बता दूं, पहले ऑप्शन पढ़िए, इहाम, तज़ाद, मुबालगा और तशबीया। तो जो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं साथियों कि इस क्वेश्चन का आंसर साथियों इहाम होगा नहीं, तज़ाद भी नहीं होगा, तशबिया भी नहीं होगा, मुबालगा होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आप लोग भी कहीं देख लीजिएगा, ये गलत हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। फिर भी चलो, हो जाता है, आयोग से भी कभी कभार बाहर से क्वेश्चन दे देते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा और अगर आपको उत्तर पता होगा तो कमेंट करिएगा। मैं हटा देता हूँ जो भी काट पीट किया है मैंने। इस क्वेश्चन को जो है आप लोग देखिएगा और उत्तर आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइएगा। 120वां ये। इसी के साथ आपका 120 क्वेश्चन पूरा हो गया साथियों, और ये टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो गया। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।